हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। एनसीईआरटी पुनर्विलोकन की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी के चैप्टर 4 पर, जिसका टाइटल है कृषि। आज हम कृषि जनित भिन्न प्रकार के उत्पादों और साथ ही साथ कृषि से जुड़े हुए जो तमाम प्रकार हैं और अमेरिका और भारत के जो फॉर्म हैं कृषि से जुड़े हुए, उनमें क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं और क्या एक तकनीकी गत अंतर है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण के 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिनमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके एक अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं, जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों में सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ होता है कृषि करने से, जिसका अर्थ होता है कृषि, तो इससे हुई है एग्रीकल्चर की उत्पत्ति। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालना इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में सम्मिलित हैं, अर्थात जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका जो 50% है वो कृषि कार्यों से अभी भी जुड़ा हुआ है। भारत की 2/3 जनसंख्या अर्थात 2/3 जनसंख्या अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य दशाएं होती हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह भूमि कृषिगत भूमि कहलाती है। यह है विश्व में कृषिगत क्षेत्रों का वितरण पूरे दुनिया भर में। अगर हम देखें तो इसके बाद में कुछ शब्दों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशु का विज्ञान एवं कला, पशुपालन का जो विज्ञान है, कला है, इसे खेती भी कहते हैं, एग्रीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम का उत्पादन। पीसीकल्चर का मतलब होता है मछलियों का उत्पादन। विटीकल्चर का मतलब होता है द्राक्षा की कृषि अर्थात अंगूरों की खेती। और हार्टिकल्चर का मतलब होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि, सेरीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन, पीसीकल्चर मतलब मछलियों का उत्पादन, विटीकल्चर मतलब अंगूरों की खेती और हार्टिकल्चर मतलब उद्यान कृषि अर्थात वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों, फूलों को उगाना। अब बात करेंगे कृषि तंत्र के बारे में, तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई और बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अब बात करेंगे कृषि के विभिन्न प्रकार के बारे में। यहाँ से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, अब इसको आप गौर से सुनते हुए चले जाइए। तो विश्व में कृषि के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्यतः 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होती है निर्वाह कृषि, दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। पहले बताते हैं कि जैविक कृषि क्या होती है। तो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद, प्राकृतिक कीड़ानाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ऐसी कृषि जैविक कृषि कहलाती है। अब बात करते हैं निर्वाह कृषि क्या होती है। तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि के बारे में। तो किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करते हैं। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु, उर्वर मिट्टी वाले खेत, एक वर्ष में अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल जो मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन इत्यादि शामिल होते हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। फिर से देख लीजिए, इसका क्षेत्र जानना बहुत जरूरी है। जो गहन निर्वाह कृषि है वो कहाँ पर होती है, तो दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या क्षेत्रों वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो पहली चीज सघन जनसंख्या कहाँ पर, पूर्वी एशिया में, और इसके अलावा क्या है कि मानसूनी प्रदेशों में। अब बात करेंगे आदिम निर्वाह कृषि। इसमें स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचालन शामिल है। स्थानांतरी कृषि के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जानना इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं, मैक्सिको में इसे मिल्पा और ब्राजील में इसे रोका।
और लदांग कहते हैं मलेशिया में। एक बार फिर से देख लीजिए, झूमिंग कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा कहते हैं मेक्सिको में, रोका कहते हैं ब्राजील में, और लदांग कहते हैं मलेशिया में। अब बताते हैं आपको स्थानांतरित कृषि के बारे में। तो अमेजन बेसिन के, अमेजन नदी आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में बहती है, ब्राजील के हिस्सों में, साथ ही साथ और 4 देशों से वो अपने जल संग्रहण क्षेत्र को शामिल करती है। तो सघन वन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, तो कहाँ कहाँ पर अमेजन के सघन वनों में, दूसरे उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है, जहाँ पर जल्दी से मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है। वृक्षों को काटकर और जला करके भूखंडों को साफ किया जाता है और तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। फिर मक्का, रतालू, आलू, कसावा ऐसी फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे चलवासी पशुचारण के बारे में। तो सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में दोस्तों इसमें जो ये कृषिगत तरीके हैं, प्रकार हैं, इनमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि कौन से वो देश हैं, कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पर ये होते हैं। तो उन प्रदेशों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों के मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इस प्रकार की घुमंतु कृषि जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार की गतिविधियाँ जलवायु बाधाएं हैं और भूभाग की प्रतिक्रिया के जो स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियों को पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल इत्यादि प्रकार के जो उत्पाद हैं उन्हें उपलब्ध कराते हैं। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। वाणिज्यिक कृषि में फसल और का जो पशुपालन है वो बाजार में बिक्रे हेतु इनका उत्पादन किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य यहाँ पर मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है, मिश्रित कृषि है और जो रोपण कृषि है, ये इत्यादि फसलें शामिल होती हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि की सबसे पहले बात करते हैं। ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर से देख लेते हैं कहाँ पर, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। विरल आबादी का तात्पर्य है कि वहाँ पर जनसंख्या अत्यंत कम है और जो क्षेत्र है वो अत्यंत उपजाऊ हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि के बारे में। तो इस कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने, पशुधन का पालन करने के लिए किया जाता है। विशेष तौर से यह फसल यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कौन सी मिश्रित कृषि, कहाँ कहाँ पर, फिर से देख लेते हैं। यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर ये प्रचलित है। अब बात करते हैं रोपण कृषि के बारे में। तो वाणिज्यिक कृषि का यह भी एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, अर्थात उन चीज़ों को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की समुचित व्यवस्था होना बहुत जरूरी होती है। जैसे अफ्रीकी देशों में हम कई बार देखते हैं कि वो खनिज संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद भी वहाँ पर खनिजों का उत्पादन नहीं हो पाता है। कारण है उसका, चूँकि वहाँ पर इतनी विषम जलवायु है और इतना पथरीला और विषम प्रकार का हिस्सा है जहाँ पर परिवहन की सुविधा न होने के कारण वहाँ पर खनिजों का निष्कर्षण नहीं हो पाता है। रोपण कृषि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं वहाँ पर, जैसे कि मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण। फिर से देख लेते हैं, मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय रोपण कृषि के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं मुख्य फसलों के बारे में। इसको एकदम आप रट लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से सारी की सारी चीज़ें हैं वो। सबसे पहले बात करते हैं चावल की फसल के बारे में। तो यह विश्व की सबसे मुख्य खाद्य फसल में आता है। उगता कहाँ पर है, तो यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार होता है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता अत्यधिक हो, चूँकि चावल को जल की आवश्यकता अधिक होती है,
ऐसे में जल रोकने की क्षमता अधिक हो, वहाँ पर सर्वोत्तम ढंग से यह बढ़ती है। चीन जो है वो चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। इसके बाद में क्रमशः अगर हम देखें तो भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र की बात आती है। अनुकूल जलवायु दशाओं में जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश एक वर्ष में चावल की तीन तीन फसलें उगाते हैं। तो जो बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल है वो एक वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की उगा लेते हैं। जबकि अगर चावल उत्पादन में बात करें तो चीन नंबर 1 पर है, जबकि उसके बाद में भारत और जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। श्रीलंका और मिस्र चौथे और 5वें स्थान पर हैं। बात करते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, वहां पर हमने देखा था अधिक तापमान था, यहाँ पर मध्यम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। शस्य कर्तन अर्थात फसलों की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि गेहूं तेज धूप में ही पकता है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में या शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो अमेरिका में सर्वाधिक, फिर उसके बाद में कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यहाँ पर विस्तृत रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बात करेंगे मिलेट के बारे में, तो ये मोटे अनाज के रूप में पाए जाते हैं मिलेट, जिन्हें मोटा अनाज कहते हैं, और कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी में भी इनका उत्पादन अच्छे से होता है। ये एक ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम ताप एवं पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्थात जो मोटे अनाज है वो ज़्यादातर विषम प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें भी उगाते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। इसके अलावा नाइजीरिया, चीन, नाइजर अन्य हैं जो इसका उत्पादन करते हैं। मक्का को हम कार्न के नाम से जानते हैं और विश्व में विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां मक्का की पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मक्का के बारे में। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। तो तापमान मध्यम होना चाहिए लेकिन धूप अधिक मिलनी चाहिए इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा, सुअपवाहित अर्थात जहां पर जल की निकासी की व्यवस्था ठीक प्रकार की हो, मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का की बात करें तो अमेरिका सबसे नंबर 1 पर है, उत्तर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको में उगाया जाता है। बात करेंगे कपास के बारे में। दोस्तों कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम रूप से उगता है। जैसे काली मिट्टी में हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जो दक्कन का पूरा पठार है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के जो हिस्से हैं वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है गुजरात के साथ में। तो वो जो जगह है इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी को इसीलिए हम काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम रूप से काली और जलोढ़ मृदा में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। तो कौन कौन है? चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए, फिर भारत है, फिर पाकिस्तान है, ब्राजील है, मिस्र है। ये तमाम सारे हैं जो कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। अब बात करेंगे पटसन के बारे में। तो इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन रेशा कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान और भारी वर्षा, साथ ही साथ आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारत में अगर हम बात करें तो विशेष रूप से हमारे यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो भारत और जो बांग्लादेश है वो पटसन के अग्रणी उत्पादक देशों में है। अब बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु एवं सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं अपने यहाँ पे कर्नाटक के चिकमंगलुरु में जैसे वहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। इसके अलावा बाबा बुदन की जो पूरी की पूरी बेल्ट है पहाड़ी की, वहाँ पर काफ़ी उत्पादन किया जाता है और ये साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में पड़ता है, 23.5 डिग्री के अंदर में पड़ता है अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु में पड़ता है। और कॉफ़ी के लिए हमें किस प्रकार की जलवायु? तो गर्म प्रकार की जलवायु चाहिए, इसीलिए वहाँ पर उत्पादन होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात में कोलंबिया और भारत है। तो ब्राज़ील में सर्वाधिक अच्छी कॉफ़ी जो होती है वो उसका उत्पादन होता है, फिर उसके बाद में कोलंबिया और फिर भारत आता है। बात करेंगे चाय के बारे में। तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय वाली फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा एवं मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये बात हो गई हमारी चाय के बारे में। अब बात करेंगे कृषि के विकास के बारे में। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसकी मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादों को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि बोए गए क्षेत्र में विस्तार करना, इसके अलावा बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाना, सिंचाई की सुविधाओं में विकास करना, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना, कृषि का मशीनीकरण करना और कृषि के विकास में अन्य प्रकार की जो है ताकि चरम खाद्य सुरक्षा तक हम लोग पहुंच सकें। अब बात करते हैं भारत के एक फार्म के बारे में। तो भारत के फार्म के बारे में अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पर चूंकि छोटे छोटे टुकड़ों में फसल की जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि
फसल का जो उत्पादन है वो उस प्रकार से नहीं है। वहीं पर यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ का जो फार्म होता है वो औसत आकार के भारतीय फार्मों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ पे एक एक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर के आसपास तक होता है। इसमें किसान सामान्यतः फार्म में ही रहते हैं और मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर इस प्रकार की खेतियाँ करते हैं। और वहाँ पर अगर किसी के पास में 300 हेक्टेयर जमीन है तो वहाँ पर वो अपनी खेती में मक्का तब तक उगाते हैं जब तक वो आश्वस्त न हो जाए कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार से वो तमाम सारी जो वैज्ञानिक तकनीकी हैं, वैज्ञानिक उर्वरक हैं, कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो तमाम सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं और अपने यहाँ पर उत्पादन को चरम स्तर तक ले जाते हैं और खाद्य सुरक्षा के लिए एक अच्छी दिशा में काम करते हैं। यद्यपि कि चूँकि भारत और अमेरिका के बारे में यदि हम तुलना करें, यूएसए के बारे में हम तुलना करें, तो चूँकि जनसंख्या के वितरण में इतनी असमानता है और भौगोलिक रूप से इतनी असमानता है कि जो चीज़ें वहाँ पर संभव हैं वो चीज़ें भारत में कई उन कारणों से संभव नहीं हो पाती हैं। तो यह था कक्षा 8 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी का चैप्टर कृषि, जिसमें हमने दुनिया भर में तमाम सारी जो फसलें उगाई जाती हैं उनके बारे में बात की, उनकी औसत तापमान और उचित दशाओं के बारे में बात की और उन देशों के बारे में बात की जो इनके उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान रखते हैं। इसके अलावा हमने बात की भारत और अमेरिका के बड़े बड़े फार्मों में होने वाली कृषि के बारे में और कृषि के प्रकार के बारे में हमने बात की और विभिन्न प्रकार की जो कृषि के प्रकार हैं उनमें किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, उनकी क्या क्या आवश्यकताएँ और क्या क्या रेलिवेंसी है उसके बारे में बात की। हमने एक मैप भी यहाँ पर देखा जिसमें दुनिया में जो तमाम सारी फसलें पाई जाती हैं, जो दुनिया में तमाम सारे कृषि क्षेत्र हैं, कृषिगत क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमने देखा है और कृषि से संबंधित जो तमाम सारे पहलू थे वहाँ पर हमने इसको देखा है। तो इस चैप्टर को आप देख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसके जो पॉइंट्स हैं, उत्पादन वाले पॉइंट हैं और जो आवश्यक भौगोलिक दशाओं वाले पॉइंट हैं उनको बहुत डीपली पढ़ करके अच्छे से नोट्स बनाते हुए तैयार कर लीजिए और उसके बाद में थोड़ी देर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को फिर हल करेंगे। थैंक यू सो मच।